एंड संतोषी एजुकेशन है इस पीसीएस में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा और आपका ये टेस्ट टू है यूपीएससी पीटी जो कि 2026 में आपका प्रस्तावित है। और हमने इसमें 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे इसके पार्ट 1 में, और आज हम ये पार्ट आपका 2 है और इसमें बाकी क्वेश्चन है उसको करेंगे। और हम क्वेश्चन करने के साथ साथ ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम उसको भी देखते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इसमें छूटने की गुंजाइश न रहे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ से कर लिया था हमने, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर संबंधित जो क्वेश्चन थे बताएं थी उनको हमने कर लिए थे, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको हमने बता दिया था कि 1 और जो 3 है ये आपके सही हैं, बाकी ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफर दिया गया है जो कि 6 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिश की थी, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में किसने समितियों ने सिफारिश दी थी? 4 समितियाँ दी हुई हैं, खुसरो समिति, राजमन्नार समिति, एम पुंछी आयोग और सरकारी आयोग, ठीक है। तो वैसे अगर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर में आपका इसमें पहले इसको हम एक बार बता देते हैं आपको कि ये जो समितियां हैं ये क्या थी, ठीक है। तो पहला क्या है, खुसरो समिति, ठीक है। तो जो खुसरो समिति थी ये कृषि समीक्षा समिति के रूप में इसको जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कृषि समीक्षा के रूप में जाना जाता है, समीक्षा के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। और अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1989 में होता है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो सीमित समिति ने कृषि और ग्रामीण जो ऋण थे उनकी समस्याओं का अध्ययन किया, और जो अंतर्राज्यीय संबंधों के बजाय प्रमुख जो व्यवस्थित सुधार हैं उनकी सिफारिश इसमें की गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, चलो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है राजमन्नार समिति, ठीक है। तो राजमन्नार समिति का गठन इसका भी आपका 1969 में किया गया था, यानी 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल पहले किया गया था। तो 1969 में किया गया था, ठीक है। और इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के तत्काल गठन का बात कही गई थी, और इसके अलावा भी इसमें केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय परिषद के लिए बिना कोई निर्णय मतलब बिना कोई किसी के सहयोग सलाह के निर्णय लेना इसमें उचित नहीं ठहराया गया था, और ऐसा निर्णय एक या एक से अधिक राज्यों के हितों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा इसमें कहा गया था कि आप सलाह लेकर ही निर्णय लेंगे। और इसमें बोला गया था कि राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले जो कोई विधेयक है या संसद में पुनः स्थापित करने के पहले उससे अंतर्राज्यीय परिषद को भी भेजा जाना चाहिए, कि वहाँ पर भी इसकी समीक्षा हो सके, ठीक है। और आर्टिकल 356 का प्रयोग राज्य में कानून व्यवस्था और पूर्णता को ध्वस्त हो जाने से दुर्लभ परिस्थितियों में ही इसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित समिति थी। और एम पुंछी आयोग, ठीक है। तो जो एम पुंछी आयोग है इसका गठन 2007 में होता है। कब होता है? 2007 में होता है, ठीक है, 2007 में होता है। और इसमें लगभग 2010 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, 2007 में इसका गठन होता है, और 3 साल बाद 2010 में ये अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो सिफारिश पर हम नहीं जाएंगे इतनी डिटेल दें क्योंकि ये आपकी क्लास नहीं है, एक फिल्म टेस्ट सीरीज है। तो आप इतना जान लीजिए कि ये भी केंद्र राज्य संबंधित समिति से संबंधित है। उसके बाद सरकारी आयोग फेमस है, ठीक है, सरकारी आयोग। तो इसका गठन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा जो उस समय के न्यायमूर्ति कौन हुआ करते थे, RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इसमें कहा गया जो सहकारी संघवाद पर इसमें बल देने की बात कही गई, और संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा के आयोग की तुलना में जो सरकारी कार्रवाई है उसकी कार्यात्मक व्यवस्था के साथ इसमें निपुण व्यवस्थाओं का इसमें चर्चा किया गया था। और ऐसा माना गया कि जो सशक्त केंद्र सरकार का अर्थ ये है कि जो केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन
नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र में शक्तियों का अधिक संकेंद्र मतलब अधिक बल मतलब की शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं अधिक होती हैं। इसमें निर्णय लेने में जो राज्य है उनको दबाव महसूस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका कि सेंटर इससे संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो आपने खुसरो समिति है ये कृषि समीक्षा से संबंधित था, जो कि 1989 में हुआ था। तो आपका ये कृषि समिति है। बाकी जो ये राजमंडार एवं पूंछी आयोग और सरकारी आयोग ये आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियाँ थी, जो कि इन पे इन्होंने अपनी मत दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक को निकालेंगे और आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, यानी कि आपका आंसर है बी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये पॉलिटी क्लास है, मतलब पॉलिटी का टेस्ट है, और पॉलिटी के क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ठीक है, और लेंदी होते हैं तो इनके जो कंटेंट है वो भी लेंदे हैं। तो इसमें आपको समझाने में थोड़ा टाइम जाता है, और टाइम को ना देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उनके पॉइंट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और पॉसिबल हो तो नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और मैं आपको जब इसके PYQ कराऊंगा, अभी जल्दी क्लास आपके लाऊंगा इसकी PYQ भी दे दे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखने में लगता है टाइम, लेकिन ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो उसमें दिखाऊँ कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ये तो आपका टेस्ट सीरीज़ के हैं, तो आपका इसमें जो सेट होता है टेस्ट सीरीज़ के बेसिस होता है, लेकिन जब आप PYQ करते हैं तो उसमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे PYQ, ठीक है, PYQ करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था। पंचायती राज संबंधित से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसका गठन किया गया था। ठीक है, 4 दिए हैं, थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति और ML सिंघवी समिति। ठीक है, अगर सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अशोक मेहता समिति गठन किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति गठन किया गया था। कब किया गया था, तो जो अशोक मेहता समिति है ये एक्चुअल में क्या हुआ, जो भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था के पर काम हुआ तो उस समय ग्रामीण स्तरीय प्रशासन प्रणाली से संबंधित है। और क्या हुआ, भारत में जब सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि 73वें संविधान संशोधन में 1992 में, ठीक है, 73 संशोधन 1992 में के माध्यम से इस संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। और जो ये पंचायती राज है इसमें बहुत सारी समितियाँ हुई, जैसे कि यहाँ पे दिया ही है, यहाँ पे शायद थोड़े ही दिए हुए हैं, जैसे उसमें और भी समितियाँ हैं, जैसे बलवंत राय मेहता अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ये आपका 1977 में होता है, गठन होता है। ठीक है, और आपका आंसर भी यही है, क्या है, अशोक मेहता समिति है। ठीक है, और थुंगन समिति की बात करें तो थुंगन समिति की बात करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप अगर इसको देखेंगे जो इसका ये क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए। थुंगन समिति की बात करें तो थुंगन समिति 1986 में गठित होती है। और GV.K. राव समिति इसकी बात करें तो ये आपका 1900 ये आपका 85 में होता है, और यहाँ थोड़ा गलती है, 88 में होता है ये। ठीक है, और जो ये आपका ML सिंघवी समिति है, ML सिंघवी समिति है, ये आपको 1986 में होता है। ठीक है, थोड़ा फैक्ट इधर हो जाते हैं तो ह्यूमन एरर है, एनीवे सही कर लीजिएगा, मैंने उसे लिख दिया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत सरकार भारतीय संसद में कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संसदीय कार्यवाही की यहाँ की बात हो रही है और सही वाले को बताना है। क्या बताना है, सही वाले को बताना है। भारत में महान्यायवादी को किसी भी सदन में कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं है। ठीक है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ध्यान देंगे, किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं है, कोई मंत्री है, और किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब थोड़ा इसकी बात करते हैं महान्यायवादी की। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है,
जो सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त जो महान्यायवादी है वो प्रत्येक मंत्री और भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं को इस बात का अधिकार होता है कि सदन में वो अपने विचार मतलब व्यक्त कर सकता है, मतलब विचार अपने दे सकता है और सदन में जो कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, सदन में भाग ले सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वो भाग ले सकता है। ठीक है, यहाँ क्या है, नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ठीक है, संसद की किसी भी जो समिति है या जिसका सदस्य हुआ है या नहीं है तो बैठक या कार्यवाही में वो भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, वोट नहीं दे सकता है, बाकी वो भाग ले सकता है, अपने विचार व्यक्त करता है, इसलिए ये वाला आपका गलत है। दूसरा क्या है, कोई मंत्री है जो कि सदन में सदस्य नहीं है लेकिन किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मंत्री है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सपोज दैट कोई मंत्री है, एक्स मंत्री है, वो सदन में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन जब दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग वो ले सकता है। ठीक है, मंत्री ना होते भी वो सदन भाग ले सकता है। आपने ऐसे देखा होगा, जो सभा लगती है लोकसभा है, उसमें आपने देखा बहुत सारे मंत्री होती हैं, तो बहुत सारे उनमें किसी को बहुत सारे पद नहीं मिले होते हैं, कुछ मंत्री को पद मिले हैं, तो वहाँ पे आपने सभी मंत्री को देखा होगा, तो वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक ध्यान देने बात है कि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना भी 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। ठीक है, इसलिए ये वाला कथन आपका गलत हो जाता है। आगे चलते हैं, तो इसके साथ डी लगाएंगे, आगे चलेंगे। कथन, और यहाँ पे भी कथन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ठीक है, आई थिंक ये दल बदल के क्वेश्चन के संबंधित है, तो ये आपका गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित है। ठीक है, नियम क्या है कि उसे बताना होगा, उसे कोई एक ही मतलब लोकसभा चुननी होगी, जहाँ से जैसे मान लीजिए कोई 2 जगह से जीतता है तो उसे एक को त्याग करना पड़ेगा और एक पे ही वो अपना पद धारण कर सकता है। जैसे अभी रिसेंटली राहुल गांधी के साथ हुआ, वायनाड से भी जीते थे और आई थिंक वो अमेठी या फिर से भी जीते थे, ऐसे था। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने एक ही रखा था। ठीक है, तो ये पहला गलत क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कोई संसद है, दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है और उसे 14 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के भीतर बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 दिन लिखा हुआ है लेकिन बल्कि 10 दिन के भीतर इसे बताना होता है। ठीक है, और ये वाला तुमने बता दिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो है 1951 के तहत इसमें स्पष्ट रूप से नियम ये निर्धारित जो आपने भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 14 के बजाय 10 है, इसलिए ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, एक गलत है लेकिन दूसरा जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो कथन और 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल नहीं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल नहीं। कथन 1 सही है, नहीं सही नहीं, गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है, तो बिल्कुल डी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको स्टे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका संबंधित है चाइना से है। ठीक है, चाइना से है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेहतर ध्यान रखिए, चाइना से है, बाकी इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही इसमें है। ठीक है, इनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो जी हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीश का वेतन और भत्ते जो उनकी अवकाश हैं या पेंशन आदि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा किया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, संसद होना चाहिए था, संसद होता है अपना सही होता। दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, जी नहीं, ऐसा भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद में जो संसद द्वारा उसके किसी भी विशेषाधिकार या अधिकार को कोई भी अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नहीं किया जा सकता है।
इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है, दोनों गलत हैं। ये भारत के लोक लेखा पर आधारित होते हैं क्या? नहीं, लोक लेखा पर आधारित होते हैं नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते पेंशन वगैरह है ये भारत की संचित निधि पे होते हैं। कहाँ होते हैं? ये होते हैं भारत की संचित निधि पे, ना कि लोक लेखा पे, भारत की संचित निधि पे होते हैं। भारत कहाँ पे होते हैं? संचित निधि पे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है? ऊपर में से कोई भी कथन सही नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर मिल चुका है, डी। तो हमने आपको बता दिए ये तीनों ही यहाँ पे गलत रखे हुए हैं और उसके आंसर बता दिए क्या आंसर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही काम की चीज़ें हैं और इस पर भी आने वाली हैं। मैं कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट है जो को बताना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम से में अभी तो है टाइम थोड़ा बहुत, उससे पहले अगर प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपके लिए काफ़ी बेटर होने की संभावना है और पीटी क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो वीडियो देखेंगे वो जब बनाऊँगा वो PYQ को लेके, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। एनीवे आगे चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति और तनख्वाह समिति संबंधित किससे है? बहुत लोगों ने ये जो तनख्वाह समिति है ये पहली बार सुना होगा, ठीक है, पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने ये दिनेश गोस्वामी समिति का नाम तो सुना होगा, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें, ठीक है, तो ये 1990 में आती है। कब आती है? 1990 में आती है, ठीक है। और ये निर्वाचन संबंधित था, उसमें रिफॉर्म को लेकर था। और जो वोहरा समिति है ये भी आपका निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपका निर्वाचन संबंधित, और ये आपका 1993 में आती है, ठीक है। लेकिन जो तनख्वाह समिति है, ठीक है, जो तनख्वाह समिति है ये एक्चुअली में 2010 में की गई थी, ठीक है, 2010 में बनाई गई थी। ये भी आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, ठीक है, निर्वाचन संबंधित है। तो निर्वाचन रिफॉर्म से लेकर संबंधित है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट यानी कि GEAPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है, इसके संबंध में बताया इसमें से कौन सा सही है? यह एक परोपकारी संगठन है और बहुपक्षीय संस्थानों, निजी कंपनियों द्वारा एक गठित गठबंधन है। इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 4 गीगा टन की कमी लाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका दोनों ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही गलत दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है, दोनों सही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सही दिया। इससे आपको पता लगता है करंट अफेयर आपका कितना मजबूत है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दोनों ही सही हैं। जब भी करंट अफेयर की बात आए, एनर्जी की बात आए, तो उसमें आँख बंद करके आप सभी को, सारे ऑप्शन को सही मार्क आएंगे। डिपेंड करेगा वो कौन सा ऑप्शन में फेम हुआ है। जैसे कि इसमें है तो ये 90% चांस है कि ये दोनों सही होते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रिक में PYQ में बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है, अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों वैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सही है भी है, ठीक है। तभी जल्दी में ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें ये लगभग ये $100 की बात थी। इसमें $100 माने तो $100 मिलियन की बात हो रही है, ठीक है, इसको लगाया गया है। आगे चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि हाँ सही है, उसको आप एक बार ध्यान से देंगे, आप अपना भी विचार लगाएंगे, अपना भी मस्तिष्क का यूज़ करेंगे, ताकि पता लगे कि आप कहाँ पे स्थिर हैं, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर एक बार ज़रूर अपने मन में रख लीजिए करिए। ग्लैंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद ये उनको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सामान्य नागरिक यानी कि सिविलियन वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये है तो नॉर्मल चीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा,
ठीक है। तो पहले में क्या बोला, ये रक्षा मंत्रालय के अंतिम स्वीकृति बाद प्राप्त किए जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो अवार्ड है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ रक्षा मंत्रालय से कोई संबंध नहीं रखता है यहाँ पे, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाता है गलत हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो जाता है गलत हो जाता है। अगर सिविलियन की बात करें, ठीक है, सिविलियन की बात करें तो जो ये अवार्ड है ये जीवन के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके सभी क्षेत्रों में, चाहे वो किसी भी लिंग, असैनिक, नागरिक या केंद्रीय अर्धसैनिक बल या फिर रेलवे सुरक्षा सहित कोई भी कर्मचारी हो, उसके लिए सबके लिए ये होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिविलियन के लिए पात्र नहीं है, तो ये उनके लिए भी पात्र है। ठीक है, और वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो एक्सपायर हो चुका है और दिवंगत हो चुका है और उसे मरणोपरांत भी दिए जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन एक और दो आपका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में ही सिर्फ 3 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। किसकी बात हो रही है? मंत्रिमंडल की बात हो रही है। ये संविधानोत्तर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो बिल्कुल सही है। सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो जी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, लेकिन कई बार अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेषकर गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री भी इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन ये आपका बिल्कुल सही है। तो एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बात है नहीं। सुर्खियों में रहने वाला कोक बोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में संबंधित है? कोक बोरोक भाषा, ठीक है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, त्रिपुरा से संबंधित है कोक बोरोक भाषा। ठीक है, और 2011 की जनगणना की बात करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो ये भाषा बोलने वाले लगभग यहाँ पे 23%, 97% के आसपास, मतलब 24 के आसपास यहाँ पे लोग ये भाषा बोलने वाले थे, कोक बोरोको भाषा। ठीक है, लोग यहाँ पे, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है, और त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह अभी चर्चा में भी था काफ़ी वहाँ पे हिंसा के कारण। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं और वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो कि अकंडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में भी इस 400 वर्ष पुरानी शिल्पकला का प्रदर्शन भी किया गया था। इनमें से परीक्षण में से किस खिलौने की यहाँ पे बात की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी लेटेस्ट है, गणतंत्र दिवस में भी परेड में भी ये आया था, तो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है एटी कोपप्पा खिलौने की। किसकी? एटी कोपप्पा खिलौने की बात हो रही है। ठीक है, और ये लगभग 400 वर्ष प्राचीन शिल्पकला है जो कि एटीपोका जो बेशमालू की झलक इसमें देखने को मिलती है, और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है और रचनात्मक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो सी का आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है? ठीक है, राज्य विधानमंडल की बात हो रही है और उनके सदस्यों की बात हो रही है कि इनको कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया सकता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा मुक्त होते हैं? न्यायिक सेवा मुक्त होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये तो किसी का भी अधिकार है। किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये है। राज्य विधानमंडल में उसकी समितियों के द्वारा कहीं भी किसी बात दिए गए किसी भी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या है इसका? सी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। 1951 के तहत जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है?
संसद की सदस्यों की अहर्ता है, मतदान की अहर्ता है, या फिर राजनीतिक दलों के निबंधन से, या फिर चुनावी अपराध। ठीक है, तो इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो ये जो मतदाता की अहर्ता है ये इसमें शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, और विचार करने के बाद कितने प्रस्ताव को पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव। तो पहली बात, आप इन सब चीज़ों के बारे में जो तीन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे इसका आंसर टिक कर पाएंगे। तो अगर बात करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की, तो इसमें क्या होता है, इसे सदन में कोई भी सदस्य या कोई सदन का पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी मंत्री को ध्यान में इसमें ध्यान अवलंबनी लोक महत्व को किसी भी मामले को लेकर इसमें उससे पूछने का अधिकार या पेश करने का अधिकार इसमें करता है। ठीक है, तो यह आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें, ठीक है, तो यह क्या होता है कि कोई मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है इसमें, और यह किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और जब सदस्य का यह महसूस होता है करता है कि मान लीजिए कोई सही तथ्य को प्रकट नहीं करके गलत सूचना देकर किसी भी मंत्री ने उस सदन के या सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो इस विशेषाधिकार प्रस्ताव का संबंधित जो मंत्री है उसको निंदा करना होता है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। और रही बात निंदा प्रस्ताव की, ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह अथवा पूरे मंत्रिपरिषद के लिए विरुद्ध भी इसे पेश किया जा सकता है। और यह एक विशेष रूप से नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा। और पूछा गया है इसमें से कितने प्रस्तावों को पारित होने के लिए किसी मंत्री की निंदा हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें दो हैं, कौन कौन से हैं? दो कौन कौन से हैं? ठीक है, जो दो प्रस्ताव हैं उनकी बात हो सकती है। तो जो ध्यान आकर्षण है इसको छोड़ के बाकी एक और दो और तीन हैं, इसको किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगर क्षेत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगर क्षेत्रीय समिति के बारे में बात करना है, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी निकाय है। ठीक है, नगर क्षेत्र समिति के बारे में हो रही है, यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है। इसे संबंधित राज्य एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये दोनों ही एकदम राइट है। सी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विधान परिषद की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विधान परिषद की बात हो रही है। विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक, क्या बोला है? विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित जो राज्य है उसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उसका निर्वाचक होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो 1951 के तहत जो बात कही गई थी उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु मान लीजिए संबंधित जो राज्य है वो किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यह प्रावधान मैं बताया ही 1951 के धारा में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लोक में शामिल है, और ये संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है? धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिन के भीतर वापस भेजना होता है। ठीक है, 14 दिन के भीतर भेजना वापस होता है, तो बिल्कुल ये एकदम राइट है। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद के जो सदस्य
राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य हो सकता है। और नॉर्मल से रूप से देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री को निचले सदन यानी कि विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर से उच्च सदन से भी यानी कि विधान परिषद के सदस्यों को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने सही हैं? तो ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? सिर्फ 2 सही है, तो केवल 1 सही है। ठीक है, केवल 1 सही है, एक के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। और विचार करने के बाद जो सही है नहीं सही नहीं है, जो नहीं सही है वो बताना है कितने सही नहीं है। ठीक है, यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो ऐसे में विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, आवश्यक होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं है, कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सही नहीं पूछा है, तो सही हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वेट, यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करते हैं तो ऐसे में विचार को पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो जरूरी नहीं है, जब राष्ट्रपति ने उसको आरक्षित कर दिया तो इसमें राज्यपाल की कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल पुनर्विचार करने के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है, ये सही है। ठीक है, ये आपका सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब राज्यपाल मान लीजिए धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार करने के लिए सूचित कर दिया, तो जब विधेयक में अधिनियम में उनकी कोई भी अन्य भूमिका नहीं होती है। जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दे दिया और राष्ट्रपति के विचार पर छोड़ दिया तो इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता है, लेकिन ये वाला आपका सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं पूछा गया है तो एक ही सही नहीं है, यानी कि ए वाला सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी बताना है कितने सही हैं। क्या पूछा है किसके बारे में? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बात हुई है। ठीक है, और इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों का व्याख्या करने उनके पास अंतिम अधिकार होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो संवैधानिक उपबंधों के सदन में प्रक्रिया में संबंधित नियमों की व्याख्या करने और उनके पास अंतिम अधिकार है, तो बिल्कुल है। उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल रूप कार्य करते हैं। ठीक है, उनके जो निर्णय होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी हो सकता है, कई सारे होंगे कानून से। राज्य की सभापति की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी सदन के अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। कितने सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची है उसके तहत बताया गया है कि जो सभापति दल बदल के आधार पर राज्यसभा में मान लीजिए किसी कोई सदस्य उसकी अयोग्यता पर प्रशंसित करता है, तो उस अनुसूची में प्रावधान भी ऐसा दिया गया है कि संविधान में 10वीं अनुसूची के जो 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये अयोग्यता को लेकर इसमें गलत है ये। ठीक है, तो सही में कितने सही हैं? तो आपके 1 और 2 सही हैं, यानी कि यहाँ पे 2 वाले ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। गलत कौन सा है? तीसरा वाला गलत है। किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पूछा है, आता है। ठीक है, कौन सा सही है इसमें से? उम्मीदवार को संबंधित राज्य का किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निवाचक होना आवश्यक है, तो ये तो कंपल्सरी है। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जी नहीं, 30 वर्ष नहीं है बल्कि 25 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष की बजाय
अगर यहाँ पे 25 वर्ष होता तो ये सही होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए सही है, ठीक है। तो केवल एक ही सही है, ओनली वन सही है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। राजनीतिक दल इसमें बताना है कि कितने आपके सही हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की उपयोग में से कितने लाभ कितने प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। लाभान की बात हो रही है यहाँ पे। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदान सूची में प्रदान की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह वो किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता है, या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनका जो पंजा है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक पार्टी को एक ही चुनाव चिन्ह दिया जाता है और फिर वो किसी को नहीं दिया जाएगा। उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है, तो जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर में कितने लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये सारे लाभ किसी भी पार्टी को दिया जाता है भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3, ठीक। आगे चलते हैं। राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल है, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। क्या पूछा है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत बात हो रही है यहाँ पे। राज्यपाल, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य या फिर राज्य महाधिवक्ता, ठीक है। तो पूछा क्या है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन से व्यक्ति शामिल नहीं है, तो इसमें आपके राज्यपाल को छोड़ के बाकी आपके सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और कितने सही हैं ये बताना है, ठीक है। कितने सही हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति को सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। सीटें आरक्षित की गई हैं, बल्कि सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। क्या की हैं, सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। तो ये हो जाता है आपको गलत। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित नहीं है क्या ऐसा। तो क्या होता है, लोकसभा में जो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना कोई चाहता है तो उसे किसी भी राज्य या उससे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। हालांकि जो अनुसूचित जाति या जनजाति के संदर्भ में सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। तीसरे में क्या बोला है, किसी विशेष राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये पहले आवश्यक था, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए कोई राज्य या राज्यसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना आवश्यक होना चाहिए। यह आवश्यकता 2003 में समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। तो ये 2003 में समाप्त हो गया था, इसलिए ये वाला भी आपका हो जाता है गलत, ठीक है। तो ये वाला ऑलरेडी गलत था, ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो कितने सही हैं, कोई सही नहीं है। डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है और इस संदर्भ में AEC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कितने सही हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार कहा है, कोई पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं जैसे कि कोई योजना या कुछ उद्घाटन वगैरह, ठीक है, तो उसमें आप सभी को सही मानेंगे, ठीक है।
सभी को सही मानेंगे और यहाँ आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। AEC की स्थापना पहली बार 1848 में, वो माफ करिए 1948 में की गई थी। तो बिल्कुल की गई थी 1948 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग का प्रतिनिधित्व होता है। तो बिल्कुल होता है। आयोग के सदस्य की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो बिल्कुल ये ही इनका काम है। तो कितने सही हैं? सभी चारों सही हैं। ठीक है, सभी चारों सही हैं। कोई टेक्नोलॉजी या कुछ नई चीज़ें जो भारत को लेकर पॉजिटिव दर्शा रही हैं, तो उसे आप आँख बंद करके ऑल ऑप्शन राइट करके आएंगे। ठीक है, अब मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं तो 10 ही राइट होंगे, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 8 राइट होने की ये मेरी गारंटी है। ठीक, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि कल ही आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊँ ताकि आपको ये जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसमें मेरी थोड़ी हेल्प मिले। हालांकि जो टेस्ट सीरीज का नेचर होता है वो जो मेन UPSC का पेपर होता है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैच सिमिलर करती हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें से राइट है वो बताना है। संसद के ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है। संसद ने क्या किया? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों ही आपके इसमें राइट हैं। सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली बार 11वीं सूची में 29 चीज़ों को शामिल किया गया था। ठीक है, 11वीं सूची में 29 चीज़ों को शामिल किया गया था और 11वीं अनुसूची पंचायतों के कानून से संबंधित है। ठीक है, कृषि, तो ये आपका 11वीं अनुसूची का भाग है। ठीक है, भूमि सुधार, तो ये भी आपका 11वीं अनुसूची का भाग है। प्राथमिक माध्यम एवं माध्यमिक शिक्षा, ये भी आपका 11वीं अनुसूची का भाग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS सिस्टम, ये भी आपका 11वीं अनुसूची का भाग है। विवाह और विवाह विच्छेद, ये 11वीं सूची का भाग नहीं है, नो। ठीक है, तो ये 5वां नहीं है। बाकी आपके चारों हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि टी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विवाह और ये नहीं है क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? विवाह अधिनियम एक्ट के तहत आता है। ठीक है, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, जो कि ये आता है आपका 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। विनियोग विधेयक के अधिनियम होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकती है। ठीक है, विनियोग विधेयक के अधिनियम होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन का निकाल नहीं सकती है। तो ये बिल्कुल ही एकदम राइट है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहली बात तो इसे बजट प्रस्तावों पर चर्चा और जो अनुदान है की मांग समेत मतदान के बाद इसे सरकार द्वारा लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है। कहाँ करती है? लोकसभा में करती है। ठीक है, ना कि राज्यसभा में की जाती है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ये गलत है, बाकी ये आपका एकदम बिल्कुल राइट है। एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बताया था जनवरी का करंट अफेयर कर रहे थे, तो ये आपका जनवरी 2025 की ये न्यूज़ है। ठीक है, ग्लेन रॉकेट क्या था? ठीक है, तो ये आपका है। मैं आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने का मतलब है, वीडियो मतलब फालतू में पढ़ेगा। और करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपने देखा भी शायद हो। तो ये आपका एक अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से
भेजा गया है जो उच्च भार वाला उठाने वाला प्रक्षेपण यान या जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा इसे विकसित और संचालित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छावनी बोर्डो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा इसमें से सही है? ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला क्यों नहीं सही? क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के, ना कि गृह मंत्रालय के आता है। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये आपका हो जाता है गलत और एक होता है आपका सही। आगे चलते हैं, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से कितने में मंत्री परिषद का त्याग पत्र आवश्यक है? ठीक है, कितने त्याग पत्र आवश्यक है? यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित कर दे तो बिल्कुल। यदि संसद सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ध्यान प्रस्ताव को अस्वीकार करते तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है। यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धर्म विधेयक अस्वीकार कर देती है तो इसके द्वारा भी हो सकता है। तो सही पूछा है, तो ये तीनों में हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MBRL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है और विचार करने के बाद कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। इसको पहले ही मार्क कर लीजिए, एक सेकेंड। सही नहीं है ये बताना है। ठीक, तो पिनाक प्रणाली की पहली बार उपयोग करगिल युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, पहली बार करगिल युद्ध के दौरान किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। 1999 में इसे पहली बार प्रयोग किया गया था। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। तो जी नहीं, इसकी मारक जो क्षमता है ये है आपकी अप्रोक्स ये 90 किलोमीटर तक है। ठीक है, 90 किलोमीटर तक है। और इसकी बात करें, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया था। DRDO द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी एकदम सही है आपका। क्या है ये भी एकदम सही है। तो इसमें क्या पूछा है? सही नहीं पूछा है। ठीक है, सही नहीं पूछा है। तो आपका इसमें यहाँ पे गलत क्या है? यही वाला गलत है। 150 लिखा हुआ, बल्कि ये 90 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो सही नहीं है। क्या नहीं सही है इसमें? आपका केवल एक ही सही नहीं है। कौन सा? दूसरा वाला, यानी कि ए के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। आज आपके कितने सही वाले क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालतों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट है। लोक अदालत के अधिनिर्णय बाध्यकारी होता है और यह अपील योग्य है। ठीक है, अपील योग्य है। ठीक, तो ये बिल्कुल ही आपका सही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो एक बाध्यकारी नहीं है और अपील योग्य है। ठीक है, तो लेकिन ये आपका गलत है, बेहतर नहीं, गलत है। लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे
क्रियात्मक विधियों को सख्ती से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों आपके माफ कीजिए, ये आपका क्या पूछा है, कितने सही हैं। ठीक है, सही पूछा है, तो ये सही है आपका और ये सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने सही हैं, तो सिर्फ 2 ही सही हैं, यानी कि बी के साथ चलेंगे। ब्लू घोस्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ब्लू घोस्ट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना था। दूसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो एक्चुअली में क्या है कि स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, उसने 9 मतलब प्रक्षेपण यान अमेरिकी फायर फ्लाइंग से एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट मिशन में एक मतलब ब्लू घोस्ट मिशन को एक में फर्स्ट मतलब, और जापान के आई स्पेस कंपनी के जो लूनर लैंडर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है, इसरो नहीं बल्कि जापान और स्पेसएक्स ने मिलकर किया था। ठीक है, और बाकी ये वाला आपका सही है, लेकिन ये गलत है, तो 2 के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही वाले को बताना है। किसकी बात हो रही है, महाकुंभ की बात हो रही है। अभी कहाँ हुआ था कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ठीक, महाकुंभ मेला 144 वर्ष के बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। केवल प्रयागराज में होता है क्या, तो ये तो आपको आंसर पता ही होगा। ठीक है, तो ये होता है 4 जगहों पे, लेकिन 144 वर्ष के बाद ये प्रयागराज में हुआ है, ये बिल्कुल ही एकदम राइट है। ठीक है, आप क्वेश्चन की पूछने के तरीकों को देखिए, ना कि आपके पास जो फैक्ट है उसको भी देखिए और सबको देखिए। क्या पूछा है, 144 वर्ष के बाद केवल प्रयागराज में, तो ये बिल्कुल सही है। 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में हुआ है, तो ये बिल्कुल ही सही है। कुंभ मेले में 2023 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कुंभ मेले को 2023 में नहीं बल्कि 2017 में ही दे दिया गया था। ठीक है, 2017 में दे दिया गया था, ये वाला आपका गलत हो जाता है। तो सही क्या है इसमें से, सिर्फ एक वाला ही सही है। ठीक है, अगर आप इसको सही नहीं करते, मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जाम आया था, तो आप अगर जहाँ पर केवल आपने देखा होता तो ये आप कट कर सकते थे, लेकिन जो 144 वाला लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये 144 नहीं लिखा होता वर्ष, तो ये केवल प्रयागराज में होता, तो ये आपका गलत होता, तो आपका आंसर हो जाता डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी ला रखा है एक्सेप्शनल है, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएम की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों को स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और कितने पारंपरिक मत पेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम के लाभ हैं। ठीक है, ईवीएम के लाभ पूछा गया है। इससे अवैध मतों की संभावना को समाप्त हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। इससे मतगणना की प्रक्रिया दुरुस्त होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसमें छपाई की लागत बहुत कम होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर की बात करें तो वो छपाई की तुलना काफ़ी कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र केवल एक शीट की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल तीनों ही सही हैं, तो तीनों ही लाभ हो सकते हैं। इसी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ बताने के लिए इतना है नहीं। निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है। तो परिसीमन की बात करें तो ये परिसीमन किसको प्राप्त की गई है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है। वर्तमान में 7 राज्य विधान परिषद में कोई नामजद सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। विधान परिषद में 1/3 सदस्य के राज्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है, तो जी हाँ, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या पूछा है, भारतीय संविधान के तहत जो पंचायतों में सीटें होती हैं उनके आरक्षण के संदर्भ में विचार करना है। और विचार करने के बाद फिर से इसको मार्क करते हैं। सही नहीं पूछा है, ध्यान देंगे, सही नहीं पूछा है। ठीक है, सही नहीं पूछा है,
तो क्या नहीं सही है, देखते हैं, भी पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या नहीं सही है। प्रत्येक पंचायत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों के लिए पंचायत में कुल जनसंख्या का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों कम से कम 1/3 की सीटें संबंधित श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। तो ये भी आपका एकदम बिल्कुल राइट है। किसी राज्य में विधान मंडल पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत सीटों में आरक्षण कोई प्रावधान नहीं कर सकता है। किसी राज्य में विधान मंडल पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल ये भी आपका एकदम राइट है। तो राइट है, तो फिर रॉन्ग क्या है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं हमारा कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि सभी हमारे राइट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और विचार करने के बाद जो सही होगा उसे बताना है। ठीक है, सही होगा उसे बताना है। संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल एकदम राइट है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। संघ और राज्य क्षेत्रों में संसद के पास अनन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों करने का निर्धारण है। राज्य विधानसभा के पास 3 सूचियों में से किसी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषयों पर कौन सी शक्ति सही है। तो ये आपका सही पूछा है, दोनों नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो संसद और राज्य विधानमंडल है दोनों में समवर्ती सूची के रूप में सूचीबद्ध विषयों को निर्धारण करने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए पहला तो आपका बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, जो कराधान मतलब कर व्यवस्था में के अंतर्गत 3 सूचियों को में से किसी भी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि जो विषय है उन पर बहुत सारे चीज़ें स्पष्ट की गई हैं ताकि संसद में ये ऑलरेडी मेंशन है। और इस प्रावधान के तहत जो संसद ने उपहार कर होता है, यानी कि उपहार कर, संपत्ति कर, व्यय कर पर लगाए हैं, इसलिए आपका ये दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद सत्र के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है। सत्रावसान से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते हैं, सही नहीं पूछा है, तो ये तो आपका सही है। समान तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यही सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि अधिसूचना जारी करता है, यहाँ पे पीठासीन जो अधिकारी है वो अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है, हालांकि जो राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही नहीं है और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संसदों के द्वारा। तो जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री संसद को सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद सदस्य होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। संविधान के केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करना, तो ये आपका सही है। पहला गलत क्यों, क्योंकि समान तौर पर देखा जाता है कि संसद के जो सदस्य होते हैं जो या तो लोकसभा से हों या फिर राज्यसभा से हों, ठीक है, और मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
राज्य विधानसभा के परिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने इसमें से सही हैं वो बताना है। कितने सही हैं वो बताना है। कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का लिए किया जाता है, ठीक है, जबकि ये यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि ये 1/3 का होता है, ठीक है, 1/3 का होता है। कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो कम से कम 3 वर्षों तक रह जाता है, ठीक, कम से कम 3 वर्षों तक होता है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये 1/12वां हिस्सा होता है जो कि 3 वर्षों तक होता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 हिस्सा उप विशेष लोकसभा सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्य विधानमंडल की सभा के सदस्य व्यक्तियों को चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए कथन जो तीसरा है ये भी सही नहीं है। यानी कितने सही हैं? तो कोई भी सही नहीं है, यानी कि डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कितने सही हैं, ठीक है, कितने सही हैं। किसी राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्षता संविधान द्वारा आदेशित है, ठीक है। तो संविधान में इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेकिन ये आपका सही है। और दूसरे क्या बोला है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के, तो 2019 में 104वां हुआ था, ठीक है, 104वां हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ 104वां होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए मंत्री निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं आवश्यक होती हैं? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं की बात की गई है, ठीक है, होनी चाहिए। तो पहला क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है, कोई आयु की बात नहीं की गई है। और रही बात दूसरे ऑप्शन की, तो किसी उच्चतम न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना आवश्यक है। 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट है। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है, बाकी आपका ये वाला गलत है। लोकसभा में अध्यक्ष के पद पर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है, ठीक है, अपना पद रिक्त कर देता है। तो ये आपका गलत है। निर्वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष निर्वाचन के रूप में निर्धारित करता है। तो ये भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। अब गलत है तो क्यों गलत है? अगर पहली ऑप्शन की बात करें, ठीक है, अगर तो पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या होता है कि जो सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है और जब वो लोकसभा का गठन करता है तो उस समय जो अध्यक्ष अपना पद रिक्त करता है और नवनिर्वाचित जो लोकसभा का बैठक होती है उसके बाद अपने पद का वो बना रहता है ताकि जो व्यवधान से बचा जा सके। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 94 में भी ये उल्लेखित किया गया है कि जब कोई लोकसभा में विघटन होता है तब अध्यक्ष विघटन के लोकसभा का पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला तो आपका गलत है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में ही किया जाता है और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। आगे चलते हैं। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कितने सही हैं, ठीक है। नगर निगम की बात हो रही है यहाँ पे, कितने सही हैं इसमें से? नगर निगम गठन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि प्रशासन के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी आपका एकदम राइट है। राज्य के सभी नगर निकायों के लिए एक समान अधिनियम होते हैं, ठीक है। एक समान अधिनियम नहीं होते हैं क्योंकि राज्य के जो सभी नगर निगम हैं उनके लिए एक समान अधिनियम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक नगर निगम में के लिए एक अलग अलग अधिनियम भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही अधिनियम अलग अलग भी हो सकता है। तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपका राइट है। तो इसमें से कितने सही हैं? तो आपके 1 सही है और 3 सही हैं, यानी कि दूसरा गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही हैं, यानी कि बी के साथ चलेंगे,
ठीक है, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने के पश्चात मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल एकदम राइट है। सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बताने वाला है नहीं। और आपका लास्ट क्वेश्चन टेस्ट 2 का, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, इन समितियों द्वारा लगाए लिए गए कर स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री में इन समितियों के सदस्य बनने के लिए अर्हताएँ होती हैं, तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी क्यों होगा, तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, इस समितियों द्वारा लगाए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल बाध्यकारी होते हैं। तो जो ये समितियाँ होती हैं मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेती हैं, जिनका मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा की जा सकती है और इसके बाद जो निर्णय पूरी तरह से अंतिम नहीं हो सकते हैं। समितियों के जो प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और कभी कभी कैबिनेट मंत्री अर्थात गृह मंत्री अथवा वित्त मंत्री वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यदि किसी समिति का प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका सही नहीं है, मतलब ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, केवल कैबिनेट मंत्री की इन समितियों के सदस्य बनने के अर्थ होते हैं। तो क्या होता है कि जो इसके सदस्य होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और गैर कैबिनेट मंत्री भी सदस्य के लिए प्रतिबंधन नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला भी सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेस्ट 2 समाप्त होता है और जो टेस्ट 3 आएगा वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी से होगा और फरवरी मंथ का आपका उसमें करंट अफेयर कवर होगा। ठीक है, आई होप लोगों को अच्छा लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।